हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था बिलासपुर ज़िले की ज्योग्राफी को। आज हम डिस्कस करेंगे बिलासपुर ज़िले का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वीरचंद के बारे में, राजा वीरचंद के बारे में। जो राजा वीरचंद होते हैं वो कहलूर रियासत के संस्थापक हैं और 900 ईस्वी के आसपास इन्होंने कहलूर रियासत की स्थापना की थी। इन्होंने नैना देवी को राजधानी बनाया अपनी और नैना देवी मंदिर की स्थापना की। इसके पीछे एक दो स्टोरीज़ हैं, ऐसे जनश्रुति बोल सकते हैं उसको। तो होता क्या है कि पहली है कि एक दिन जो नैना नाम का एक गुज्जर होता है वो वीरचंद के पास आकर बोलता है कि उसकी गाय डेली एक पत्थर पर दूध की धार छोड़ती है। ठीक है, और जब उसने उस पत्थर को, उस शिला को वहाँ से हटाया तो उसके नीचे दुर्गा की मूर्ति मिलती है। और वीरचंद ने उस पहाड़ी पर जो मूर्ति निकलती है उसके लिए एक मंदिर बनवाया और यही मंदिर नैना देवी मंदिर है। और दूसरी स्टोरी ये है कि इसी के कुछ टाइम के बाद एक कहलू नाम का गुजर आता है वीरचंद के पास और बोलता है कि उसी शिला पर उसकी बकरी खड़ी थी और तो उस बकरी को खाने के लिए एक बाघ 3 बार झपटता है और जो बकरी होती है वो अपनी सींगों से बाघ को दूर फेंक देती है, पीछे धकेल देती है। तो वीरचंद को लगता है कि इस शिला पर कुछ भेद है, तो उसी पर ही वो कहलू गुजर के नाम पर एक किले का निर्माण करता है जिसका नाम कोट कहलूर रखा। नेक्स्ट बात करते हैं कहलचंद की। तो कुछ बुक्स में दिया गया है कि कोट कहलूर किले का निर्माण कहलचंद ने करवाया और कुछ में लिखा गया है कि वीरचंद ने करवाया, तो हम कहलचंद को मान के चलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेघचंद की। जो मेघचंद होता है ये अपने अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध होता है। ये इतना अत्याचारी था कि इसकी प्रजा ने दुखी होकर इसको वहाँ से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था। और जो राजा जो है वो भाग जाता है और कुल्लू में शरण लेता है। तो जो राजा का भाई होता है वो चालाक होता है, वो सीधा दिल्ली जाता है, दिल्ली के सुल्तान के पास, इल्तुतमिश के पास, और उसके दरबार में जाके उसको खुश करता है और वहाँ से एक सेना लाता है। और मेघचंद भी कुल्लू से सेना के साथ आ जाता है, दिल्ली से जो सेना लाई जाती है उसके साथ में, और वो सेना उसको मेघचंद को दोबारा गद्दी पे बैठा देती है। नेक्स्ट बात करेंगे राजा अभयसार चंद के बारे में। राजा अभयसार चंद जो होता है इसका युद्ध होता है तातर खां के साथ में। होता ये है कि जो तातर खां है बादशाह मोहम्मद तुगलक का सरदार होता है ये एक तातर खां। तो एक बार ये अपनी कुछ सेना के साथ में दिल्ली से लाहौर जा रहा होता है और इसके रास्ते में ये कीरतपुर के पास रुकता है विश्राम करने के लिए। और इसके पास जो तो कुछ कसाई थे और बहुत सारी गायें थी। और तो राजा अभयसार के जो सैनिक होते हैं वो उनको देख लेते हैं, उनको खबर मिलती है, तो वो जाके छुड़वा के ले आते हैं गायों को। तो जो तातर खां है उसको इस बात का पता चलता है और वो सैनिकों का पीछा करता है और बाद में युद्ध होता है राजा अभयसार और तातर खां के बीच में। और जो तातर खां है वो मारा जाता है। बाद में तातर खां के बेटे को पता चलता है तो वो धोखे से राजा अभयसार चंद को मार देता है और उसके एक बेटे को मार देता है। राजा अभयसार चंद के 2 और बेटे होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे राजा संपूर्ण चंद की। राजा संपूर्ण चंद को इसका भाई रतन चंद जो मार देता है। जो संपूर्ण चंद होता है इसकी एक पत्नी थी कांगड़ा से। कांगड़ा इसका जो भाई होता है वो कांगड़ा का राजा था और जो कांगड़ा का राजा है वो लेटर लिखता है राजा संपूर्ण चंद को कि आपके पास जो भी मेरे 2 इलाके हैं ठटवाल और महल मोरी उनको वापस कर दो। और जो रानी होती है राजा संपूर्ण चंद की वो भी फोर्स करती है राजा को कि हाँ आप इनको वापस कर दो। तो राजा संपूर्ण चंद मान जाता है इस चीज़ के लिए, पर इसका भाई रतन चंद इसको मना करता है कि हमारे पूर्वजों ने जीती है और इसे हमें वापस नहीं करना चाहिए। तो इस बीच दोनों भाइयों के बीच में विवाद हो जाता है और रतन चंद जो होता है वो राजा संपूर्ण चंद की हत्या कर देता है।
अब इसके बाद है राजा रतनचंद। जो राजा रतनचंद होता है ये एक बार दिल्ली के सुल्तान के साथ आखेट पर जाता है और वहाँ पर जो शेर जो होता है वो सुल्तान पर आक्रमण कर देता है, पर राजा रतनचंद उसको बचा लेते हैं। इससे सुल्तान प्रसन्न हो जाता है और उसको इनाम के तौर पर 1.25 लाख रुपए देता है और एक तलवार देता है। इसके बाद बात करेंगे ज्ञानचंद की। जो ज्ञानचंद है ये अकबर का समकालीन होता है और ये अपने 2 बेटों के साथ मुस्लिम धर्म स्वीकार करता है। होता ये है कि ये बहुत क्रूर टाइप का था और अपने नज़दीक के जो भी छोटे छोटे राजा थे उनके साथ लड़ाई झगड़े करता रहता था। और एक बार क्या होता है, ये सारे राजा सूबेदार वगैरह ये सारे चले जाते हैं अमीर कासिम खां के पास शिकायत लेकर। और जो अमीर कासिम खां होता है ये राजा को पकड़वा के ले आता है अपने सामने, तो पर ये राजा को देख के प्रभावित हो जाता है, तो ये फोर्स करता है कि आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार करो। तो ज्ञानचंद जो होता है वो कर लेता है, मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है और उसके 2 बेटे भी स्वीकार करते हैं, राम और भीमा। पर इसका एक और बेटा होता है विक्रमचंद, ये मना कर देता है कि ये स्वीकार नहीं करेगा और ये वहाँ से भाग भी जाता है और जब राजा की मृत्यु होती है उसके बाद ही वापस आता है। और ज्ञानचंद का जो मकबरा है वो पंजाब के कीरतपुर में है, जिसको ज्ञानचंद की दवारी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विक्रमचंद की। जो विक्रमचंद है इसने नैना देवी के स्थान पर सुनहानी को अपनी राजधानी बनाया। होता यह है कि इसकी 2 रानियाँ होती हैं और दोनों रानियाँ एक ही दिन एक ही टाइम पे एक एक बेटे को जन्म देती है, मतलब कुछ मिनट का फ़र्क होता है। तो और ये एक ही स्थान पे सुनहानी में देती हैं। तो बाद में राजा अपनी राजधानी चेंज कर लेता है, ये नैना देवी के स्थान पर सुनहानी को अपनी राजधानी बना देता है। अब इसके बाद है सुल्तान चंद। अब सुल्तान चंद और इसके भाई केशव चंद दोनों गद्दी के लिए लड़ते हैं और मारे जाते हैं। ये दोनों विक्रमचंद के बेटे होते हैं। अब इसके बाद है कल्याण चंद। कल्याण चंद ने हिंदूर की सीमा पर किला बनाया था। ये गुरु हरगोविंद सिंह जो है कीरतपुर आते हैं इसके टाइम पे, और जो राजा होता है ये कल्याणपुर और कीरतपुर की जागीर को गोविंद सिंह जी को दान कर देता है। एक बार क्या होता है, जो कल्याण चंद है और इसकी सुकेती रानी होती है, ये दोनों चौसर खेल रहे होते हैं और चौसर खेलते खेलते इन दोनों के बीच एक विवाद हो जाता है। तो राजा गुस्से में आके रानी के सिर पे चौसर मार देता है। तो रानी क्या करती है, एक लेटर लिखती है अपने पिता को और उसमें सब कुछ बता देती है। बाद में सुकेत के राजा और कल्याण चंद के बीच में युद्ध होता है। तो कल्याण चंद सुकेत में आके लूटपाट मचाता है और अपनी सेना को एक साइड भेज देता है लूटपाट करने के लिए, और वो अकेला होता है और वहीं पे जंगल पे छुपे होते हैं सुकेत के सैनिक, और वो डहर के समीप जो है वो कल्याण चंद की हत्या कर देते हैं और उस जगह को बोलते हैं कल्याण चंद की दवारी। नेक्स्ट है ताराचंद। ताराचंद ने हिंदूर में तारागढ़ किला बनवाया था और इसके टाइम पे गुरु हरगोविंद और उनके बेटे हरिराय बिलासपुर में रह रहे होते हैं। ठीक है, और मुग़लों को ये बात पसंद नहीं होती है कि वो वहाँ पे रह रहे होते हैं। तो मुग़ल जो है वो आदेश देते हैं ताराचंद को कि वो इन दोनों को, गुरु हरगोविंद जी को और उनके बेटे हरिराय को बाहर निकाल दे, पर ताराचंद उनके आदेश की अवहेलना कर देता है और मानता नहीं है। और इसका नतीजा होता ही है कि शाहजहाँ जो होता है, जो सुल्तान है, वो नजाबत खान को भेज देता है और गुरु हरिराय तो सिरमौर में जाके शरण लेते हैं और शाहजहाँ ताराचंद की हत्या कर देता है। इसके बाद है दीपचंद। इसने 1654 में ब्यासपुर शहर की स्थापना की थी और देवमती या देवमाटी मंदिर का निर्माण किया। ढोलरा महल का भी निर्माण करवाया।
और जो दीपचंद होता है वो पठानों के विरुद्ध औरंगजेब की सहायता करता है, जिससे औरंगजेब ने इसको 22 पहाड़ी राज्यों का राजा घोषित कर दिया था। और जो दीपचंद है ये बिलासपुर में अभिवादन की नई प्रथा लाता है, जैसे राजा को जय देवा, मियाँ को जय जय, राणा को राम राम। अब इसके बाद है भीमचंद। भीमचंद जो होता है वो अपने चाचा मानक चंद की सहायता से शासन को चलाता है। इसके टाइम पे गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आते हैं और इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं। और बाद में 1685 या 1686 में दोनों के बीच भंगाणी में युद्ध होता है। और यहाँ पे 1687 होगा। 1687 में जो होता है ये भीमचंद मुगलों के विरुद्ध जो गुरु की सहायता भी लेता है। नेक्स्ट है अजमेर चंद। जो अजमेर चंद है ये हिंदूर की सीमा पर अजमेरगढ़ किले का निर्माण करता है। और ये अजमेर चंद जो होता है वो भीमचंद का बेटा होता है। जब इसकी शादी हो रही होती है अजमेर चंद की, जिस टाइम भंगाणी का युद्ध होता है तो उस टाइम अजमेर चंद की शादी का टाइम होता है, वो उस टाइम उसकी शादी होती है। तो उसी दौरान हो जाता है भंगाणी का युद्ध और वहाँ पे रक्तपात वगैरह होता है, जो इससे इसको चिढ़ होती है गुरु गोविंद सिंह के साथ। तो इसके गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में अच्छे संबंध नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट है देवीचंद। जो देवीचंद है इसको अहमद शाह अब्दाली जो है लाहौर में बंदी बनाता है। और इसके टाइम पे एक महत्वपूर्ण घटना होती है बिलासपुर में कि 1762 में एक पहाड़ी का एक टीला जो होता है वो सतलुज नदी में आकर गिर जाता है और 42 डेज़ के लिए जो होता है वो सतलुज पानी का नदी जो होता है वो बहता नहीं, आगे अवरुद्ध हो जाता है वहीं पे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 15 राजाओं के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट 5 बचते हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे और अदर फैक्ट्स जो भी रहते हैं उनको करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।